कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मैंने मेरा हक ले लिया है दादाजी, ज़्यादा की चाहत कभी थी ही नहीं मेरी। आपके इस बिजनेस के सही दावेदार अनंत ही हैं, मैं नहीं। मैंने खुद अपना वजूद बनाया है और मैं उसी में खुश हूँ। दिव्यम आत्मविश्वास से बोला। तो दिव्यम, मैंने अनंत को छोड़ा तो नहीं। पूरे इंडिया की हमारी जितनी ब्रांच है सब अनंत की ही तो है। तुम्हें तो मैंने वो देने का फैसला किया जो तुम्हारे माँ बाप का है। वो प्रोजेक्ट जो निहाल ने शुरू किया था, मैं उसे पूरा कर दूंगा, पर उसका दावेदार नहीं बनूंगा दादाजी। मैंने आपके बिजनेस में क्या किया है? कुछ तो नहीं किया है। किया तो सब अनंत ने है। अगर वो आपके साथ ना होता तो क्या वो प्रोजेक्ट रह भी पाता? किसी और की मेहनत का क्रेडिट लेना मेरी फितरत नहीं है दादाजी। उसके इस जवाब से श्री गर्व से जी उठी और नीला निश्चय और अनंत की आंखों का भी पर्दा हटने लगा। और हाँ, एक बात और, जो ज़मीन मेरी माँ की थी वो आप मुझे देना चाहते थे, उसका आधा हिस्सा ही काफ़ी है अनाथ आश्रम के लिए। बाकी मैं शांतनु फूफा को देता हूँ। वो और अभिनव जो करना चाहे कर सकते हैं उस पर। स्नेह ने जब ये सुना तो आश्चर्यचकित होकर दिव्यम से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो ज़मीन हमें चाहिए थी? मुझे सब पता रहता है बुआ, ऐसा कुछ नहीं जो मुझसे छिपा है ना ताई जी? दिव्यम बोला, जिस पर नीला शक पका गई। दिव्यम ने आगे की बात पूरी की। आप टेंशन ना लें, आपके बेटे की मेहनत और रुतबे पर मेरी नज़र कभी नहीं रहेगी। जो मैं बनना या करना चाहता था मैं आज कर चुका हूँ और बहुत खुश हूँ खुद की पहचान से। ये तमाचा था सबके मुंह पर दिव्यम का कि रिश्ते कभी लालच पर नहीं टिकते, उनको निभाने के लिए प्यार, भरोसा, त्याग सब करना पड़ता है। और कोई सवाल दादाजी? सारी बातें क्लियर करने के बाद दिव्यम बोला, जिस पर ईश्वर दयाल ने उसकी तरफ देखा। आज उसकी नज़रों में खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे वो। कितना फर्क था सब में और उसमें। उन्होंने नामे सर हिला दिया। बाकी लोगों के भी दिल का मैल आज धुल गया। एक गहन खामोशी छा गई पूरे घर में। श्री, दिव्यम ने आखिरकार खामोशी तोड़ते हुए कहा, जी प्लीज़ एक कॉफ़ी बना दो मेरे लिए, सर बहुत दुख रहा है। और सबको आईना दिखाकर वो कमरे की तरफ बढ़ गया और श्री किचन की तरफ। श्री जब कॉफ़ी लेकर आई तो दिव्यम रूम में नहीं था। उसने नज़र घुमाकर देखा तो वो बालकनी में खड़ा था, हल्की सी शर्ट पहने, जो हाथों में एक फोल्ड थी। वो कॉफ़ी लेकर उसके पास चली गई। सुनिए, श्री ने उसे बुलाया। दिव्यम ने पलटकर उसे देखा और उसे अपने पास बुलाया। श्री आगे बढ़ी। उसने कॉफ़ी उसके हाथ से लेकर टेबल पर रखी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। श्री, वो बोली, मैंने ठीक किया ना? आप जो भी करते हैं सही ही होता है। मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। अब चलिए कॉफ़ी पी लीजिए। दवाई दूँ अगर ज़्यादा दर्द हो रहा हो सर में? नहीं, इतना नहीं हो रहा, दिव्यम ने कॉफ़ी का एक सिप लेकर कहा। अब सो जाइए, थक गए होंगे आप, दिन भर बहुत काम हो गया। आज रात काफ़ी हो चुकी है। वैसे सोच रहा हूँ कि थोड़ा और थक जाता हूँ। पहले तो श्री समझी नहीं, लेकिन समझ आने पर वो मुस्कुराकर बोली, आप भी ना? चलिए। कॉफ़ी का मग दिव्यम ने टेबल पर रखकर उसे गोद में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ गया। वक्त बीतने लगा। श्री ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उस दिन के बाद अनंत, नीला और स्नेह सब दिव्यम से नजरें ही नहीं मिला पा रहे थे। खुद के अपराध बोध के कारण ईश्वर दयाल ने भी दिव्यम के फैसले को मंजूरी दे दी थी। दिव्यम ने भी अपनी माँ के सपने को साकार करने के लिए आश्रम का काम शुरू करवा दिया था। अभिनव को जब ये बात पता चली, उसने खुद समझदारी दिखाते हुए दिव्यम से बात कर वहाँ पर एक कॉलेज बनाने की सोची, जिससे कि बिजनेस के साथ साथ आश्रम के बच्चों को भी उसमें सुविधा रहेगी। वक्त रहते उसने अपने रिश्ते को सुधार लिया था। आजकल दिव्यम कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि श्री काम करते करते जल्दी थक जाती। दिन भर में जितना टाइम मिलता वो सो जाती या फिर थकी थकी सी रहती। पहले तो वो ये समझा कि घर और ऑफिस के चक्कर में थक जाती है, पर पिछले 2 दिन से वो ऑफिस भी नहीं गई और पूरा दिन खाने और सोने में ही बिजी रही। श्री, हाँ कहिए, वो उसके कपड़े सेट करती हुई बोली। यहाँ आओ मेरे पास, दिव्यम ने उसे बुलाया, जिस पर श्री तुरंत उसकी बाहों में समा गई।
उसने उसके बालों को चूम कर कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना श्री? हाँ ठीक है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आजकल तुम मेरे काम भी टाइम से नहीं करती, ज़्यादातर सोती ही रहती हो, इसलिए मैं ऐसा करने लगी हूँ। श्री ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर उससे पूछा। कल डॉक्टर को दिखा देते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर मैं ठीक हूँ, आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, ऐसा ही सोच कर दिखा लेंगे कि बेवजह ही आए हैं डॉक्टर के पास। ठीक है, पर ये फाइनल है, अब कोई बहस नहीं। श्री चुप हो गई, फिर बोली, ठीक है तो ठीक है, कल की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। नहीं कल की नहीं, कल 10 तारीख है मेरी, कल एक डीलर के साथ मीटिंग है। श्री ये बोल ही पाई थी कि उसके दिमाग में अचानक ही ख्याल आया, सुनिए कल 10 तारीख है। हाँ तो? दिव्या आश्चर्य से उसका बिहेवियर देखकर बोला, मेरे पीरियड लेट हो गए हैं 12 दिन, पता नहीं ये मुझे याद कैसे नहीं रहा। तो मतलब ये कि आप प्लीज़ जल्दी से एक प्रेगनेंसी किट ऑर्डर कीजिए ना, अभी के अभी। तुम कहना चाहती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो? दिव्यम शौक होकर बोला, और फिर एक गहरी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसकी उंगलियां तुरंत मोबाइल पर चलने लगी और श्री अभी तक सोच में ही थी। और उधर अभिनव स्नेह के पास पहुंचा, जो अब तक अपने अपराध बोध के चलते उस दिन से राणावत हवेली गई ही नहीं। माँ, अभिनव उनके पास बैठकर बोला, क्या हुआ है आपको? इतना चुप क्यों है? ऐसा क्या है जो आप इस कदर उससे निकल नहीं पा रहे? कुछ देर चुप रहने के बाद स्नेह बोली, कुछ ऐसा अभिनव जो नहीं होना चाहिए था। कैसे मैं ऐसी हो गई कि अपने मरे हुए भाई से बैर कर बैठी, और तो और उसके बेटे से भी, सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े के लिए। माँ, अब सब ठीक हो चुका है, आगे बढ़िए, दिव्यम से बात कीजिए। और श्री, क्या वो भी मुझे माफ़ करेगी? अभिनव, उसे भी मैंने पहले दिन से नफरत की नज़र से देखा। माँ, अभिनव उसका हाथ पकड़कर बोला, जो मेरा कभी था ही नहीं, उस पर क्या नफरत, क्या तकलीफ? शुरुआत में मैं भी गलतफहमी में आ गया था, पर जब मैंने उस दिन वो तड़प श्रीधिका की आंखों में देखी, वो सिर्फ दिव्यम के लिए थी। मैंने अपनी गलती मान ली, आप भी मान लीजिए और बात कीजिए। इतना कहकर वो उनके पास से उठकर चला गया, स्नेह को एक गहरी सोच में डालकर। दिव्यम बेचैनी से बाथरूम के दरवाजे के बाहर कब से खड़ा था। जब काफ़ी देर श्री बाहर नहीं आई तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। श्री, क्या हुआ? आप बाहर आ भी जाओ। वैसे ही श्री ने धीरे से दरवाज़ा खोला। दिव्यम ने तुरंत उसके चेहरे पर नज़र जमा दी। श्री ने नज़र उठाकर उसे देखा, आंखों की नमी और होठों की मुस्कुराहट उसे सब समझा गई। उसने आगे बढ़कर उसे बाहों में भरकर बोला, कहो, जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है श्री। श्री ने उसके सीने में सर घुसाकर सर हाँ में हिला दिया। दिव्यम ने उसे सीने में कसकर भींचकर कहा, आई लव यू श्री, आई लव यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम चलो, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अरे, अब क्यों जाना है डॉक्टर के पास? मैं ठीक हूँ, आप भी ना? श्री सर उठाकर बोली, नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा, डॉक्टर से कंफर्म करके ही चैन मिलेगा मुझे। चलो तुम, अभी के अभी। अभी नहीं, सुनिए ना, मैं नहीं जाऊँगी डॉक्टर के पास, श्री मुँह फुलाकर बोली। श्री, नो आर्गूमेंट, अगर चलोगी नहीं तो यहीं डॉक्टर को बुला लूँगा, समझ लो तुम, दिव्या मुझसे धमकी देते हुए बोला। आखिरकार श्री मन मार कर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, दिव्यम पीछे से बोला, श्री धीरे चलो, इतना तेज क्यों चल रही हो? श्री ने उसको देख धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। ऐसे चलो, ठीक है, और हंसी रोकने के लिए अपना होठ दांतों से दबा लिया। दिव्यम ने उसे घूर कर देखा और कहा, मजाक करना बंद करो, अब वही होगा जो मैं कहूँगा, समझी तुम? तो श्री ने हाँ में सर हिला दिया। वो जब नीचे आए तो स्नेह आई थी, अभिनव और आदर्श के साथ। नीला, अनंत और निश्चय भी वहीं थे। सब उसी का इंतजार कर रहे थे। भाई, आप दोनों कहीं जा रहे हैं? आदर्श ने स्नेह के इशारे पर उसे जल्दी से जाते देख पूछा। हाँ, वो कुछ काम है, इम्पोर्टेंट, दिव्यम ने श्री को देखकर कहा और वापस उसका हाथ पकड़ जाने के लिए मुड़ गया। दिव्यम, इस बार स्नेह ने पुकारा, जिस पर उसके कदम वहीं रुक गए। उसने मुड़कर देखा। मुझे बात करनी है तुमसे कुछ, थोड़ी देर रुकते तो अच्छा होता।
नहीं, अभी नहीं बुआ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। आप ऐसा करिए, यहीं रुक जाइए, मैं वापस आके बात करूँगा। और बिना उनके चेहरे के भाव देखे वो चला गया। उसके मुँह से बुआ सुनकर ही स्नेह की आंखें छलक पड़ी। वो मुस्कुरा कर नम आँखों से नीला की तरफ देखकर बोली, सही कहती हैं माँ, दिव्यम सबसे अलग है। कम शब्दों में ही वो हर बात सबको समझा सकता है। बस सामने वाले के पास समझने का दिल हो। वो सच में अलग है भाभी, सच में अलग है। अब शायद बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने जता दिया कि उसके दिल में तो किसी के लिए कभी कुछ था ही नहीं, बस हम ही उसे पराया कर बैठे थे। सही कह रही हो स्नेह, पर अब नहीं। दिव्यम को अब वो सब मिलेगा जो हम जाने अनजाने उससे छीन लिए थे। नीला ने अनंत की तरफ देखकर कहा, जिस पर उसने पलकें झुकाकर सहमति दी। मिस्टर दिव्यम, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, बस प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने श्री का चेकअप कर दिव्यम से ये बात कही। तब जाकर दिव्यम के चेहरे पर सुकून आया। उसने पूरी डिटेल्स डॉक्टर से ली कि इस टाइम पर क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या पीना है। तब जाकर वो श्री को लेकर घर की तरफ निकला। घर पहुंचकर सबसे पहले श्री ने ये बात निर्मला जी को बताई। उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। पूरे घर में ये बात सबको खुशी दे गई। सही कहते हैं बूढ़े बुजुर्ग कि कभी कभी किसी के आने की आहट ही पूरे घर को एक सूत्र में बांध देती है। वही हुआ भी, पूरा घर खुशियों से भर उठा। भाभी, आपको नहीं लगता कि अब आपका और भाई का प्रमोशन हो रहा है तो मेरा भी हो जाना चाहिए? आदर्श सबके बीच बैठी श्री से बोला। अरे क्यों नहीं देवर जी, शादी कर लो, हो गया प्रमोशन, परंपरा ताल देते हुए बोली, जिस पर सब सहमत हुए। हाय भाभी, मैं तो कब से चाहता हूँ कि मेरी शादी करवा दो, कोई सुने तब ना। जिस पर पास बैठी नीलू ने उसे घूर कर देखा। हट बेशरम, पहले मैं अभिनव की शादी करूंगी फिर तेरी होगी, स्नेह उसके सर पर मार कर बोली। माँ तो करो ना उनकी शादी, मैं तो कब से कह रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। उसकी बात इग्नोर मारकर स्नेह परंपरा और श्री की तरफ देखकर बोली, बेटा अगर आप दोनों फ्री हो तो सोच रही हूँ कल अभिनव के लिए लड़की देखने चलें। मैंने माँ को भी बताया है इस बारे में, है ना माँ? अरे नेकी और पूछ पूछ, कौन है लड़की बुआ, हमें भी बताइए, आप तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। श्री फ्रूट्स की प्लेट उठाते हुए बोली। आशना सिंघानिया, देवराज सिंघानिया की इकलौती बेटी। पीछे से आती हुई नीला बोली, बहुत अच्छी लड़की है, अभिनव को पसंद भी करती है। आइए भाभी, मैं उसी की बात कर रही थी, इन दोनों से सोच रही हूँ सबको मिलवा लाती हूँ आशना से, क्या कहती हैं आप? अरे क्यों नहीं, चलो कल का पक्का करते हैं। मैं चारू पीहू को भी बोल दूंगी कि कल कॉलेज ना जाए। मैं भी चलूँगा, आदर्श तुरंत बोला। हाँ हाँ, तुम्हें तो ज़रूर लेके जाएंगे, भले ही अभिनव ना जाए इस बार। बहुत देर से सबकी सुन रही निर्मला जी बोली तो उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े। श्री कब से बेड पर बैठकर दिव्यम को देख रही थी, जो उसकी दवाई उसे समझा रहा था। श्री, ध्यान से देखो और दवाई समझ लो, कोई गड़बड़ मत करना। उसकी बात सुनकर श्री ने उसकी तरफ झुंझलाकर नजर उठाई। फिर उसे देखकर उसकी आंखें मुस्कुरा उठी। ग्रे ट्राउजर और डार्क ग्रीन कलर की वी नेक टी शर्ट में उसके बिखरे हुए बाल, और ऊपर से जब वो चेहरे पर आते तो वो उन्हें झुझलाकर उंगलियों से साइड कर देता। उसकी चेहरे पर आती सिकन उसे और कातिल बना रही थी। वो गहरी आवाज में बोली, सुनिए। दिव्यम ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, यहाँ आइए ना मेरे पास। श्री बाहें फैलाकर बोली। पहले तो दिव्यम मुस्कुराकर तुरंत आगे बढ़ा, फिर कुछ याद आते ही पीछे हो गया। नहीं, ये करके मेरा कंट्रोल मत तोड़ो, डॉक्टर ने मना किया है। श्री का मुंह बन गया, जिस पर दिव्यम उसके पास बैठकर प्यार से उसके माथे को किस करके बोला, जानती हो ना, मैं जब पास आता हूँ अपने होश खो देता हूँ। तो समझो श्री, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। वो आप कभी नहीं दे सकते। श्री उसकी बात काट कर बोली और उसके गले लग गई। 4 महीने बीत चुके थे। इतने दिनों में श्री की प्रेगनेंसी को 5 महीने पर हो चुके थे। उसका हल्का सा पेट भी दिखना शुरू हो चुका था। इन दिनों में 2 बातें अच्छी हुई थी। पहली, दिग्विजय दी ने खुद चारू का हाथ परम के लिए मांगा था, जिसे सभी घर वालों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसलिए चारू और अभिनव की शादी के फंक्शन साथ ही रखे गए।
और निर्मला जी ने सब कुछ अपनी देख रेख में करने के लिए फंक्शन राणावत हवेली में ही रखवाएं। यहाँ रखवाने का एक और कारण ये भी था कि श्री को ज़्यादा आने जाने की दिक्कत ना हो और हमारे प्यारे लव बर्ड्स आदर्श और नीलू भी अपने प्यार के पथ पर पूरी तरह से अग्रसर होकर घर वालों से बात करने का मौका ढूंढ रहे थे, जो उन्हें बहुत जल्दी ही मिलने वाला था। राणावत हवेली खुशियों का घर बन चुकी थी। आज वहाँ की चहल पहल अभिनव और चारू के हल्दी की वजह से थी और वहीं दिव्यम के रूम में एक अलग ही युद्ध छिड़ा था। सुनिए, ये लहंगा पहन लो, आज कितना प्यारा है। श्री ने एक बहुत सुंदर येलो कलर का लहंगा जिस पर जरी का वर्क था दिव्यम को दिखाया। नहीं, वो तुरंत बोला, ये बहुत भारी है, कुछ हल्का पहनो। पर मुझे चलना थोड़ी ना है, बस पहन कर बैठ जाऊंगी, श्री उसे मनाते हुए बोली। बोला ना नहीं, तुम्हें नहीं लगता श्री आजकल तुम वो हर काम करोगी जो मैं मना करूँगा। दिव्यम उसका वो लहंगा हाथ से लेकर सोफे पर डालते हुए बोला। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हर टाइम तो आपकी ही सुनती हूँ। श्री ऐसे चलो, श्री वो खाओ, श्री धीरे चलो, श्री सीढ़ियों पर अकेले ना चलो, वो उसकी नकल करते हुए बोली। हाँ तो तुम अगर ये सब ध्यान रखो तो मुझे इतना ना करना पड़े, पर नहीं, तुम्हें अब भी मेरा नाश्ता, खाना, कपड़े, ये बेड की चादर, ये कमरा सब संभालना है। पूरी जिंदगी हूँ तुम्हारे साथ, मर नहीं गया। दिव्यम ने जैसे ही ये बात बोली वैसे ही वो तुरंत रुक गया। वो समझ गया कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया। उसने तुरंत मुड़कर श्री की तरफ देखा तो वो चुपचाप उसकी तरफ देख रही, आंखें नम हो चुकी थी। वो हाथ में पकड़ी अपनी शर्ट को फेंक कर तुरंत उसके पास पहुंचा। आई एम सॉरी श्री, मेरा वो मतलब नहीं था। दिव्यम उसके गाल पर हाथ रख कर बोला। श्री ने उसको 2 मिनट देखा और आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। ऐसे मत बोला करें, आपके बिना मैं जीना सपने में भी नहीं सोच सकती। आप हैं तो मैं हूँ। कभी नहीं, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं खुद तुम्हारे बिना नहीं रह सकता श्री। बस आजकल मैं तुम्हें लेकर थोड़ा टेंशन में रहता हूँ। एक तो शादी का घर, ऊपर से तुम काम करना कभी छोड़ती ही नहीं। मुझे तो तुम अब भी हर चीज़ हाथ में ही देती हो, तो खुद ही सोचो तुम्हारी टेंशन क्यों ना लूँ। मेरी तो ज़िंदगी का हर पल बन चुकी हो तुम, तो सोचो कैसा लगता होगा मुझे इस हालत में तुम्हारा ये इधर उधर करना। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। अब आप भी कपड़े पहन लीजिए, फंक्शन शुरू होने वाला है। ऐसे नहीं तो कैसे? श्री उसकी तरफ देखकर बोली तो दिव्यम ने उसका चेहरा पकड़कर उसके अधरों को अपने अख्तियार में कर लिया। फिर किस करने के बाद वो बोला। ऐसे? श्री मुस्कुरा उठी। हल्दी शुरू हो चुकी थी। अभिनव और चारू दोनों को अलग अलग पार्ट पर बिठा दिया गया था। दोनों की हल्दी आ चुकी थी। पूरा परिवार खुशी से उसमें शामिल हो गया। आशना की हल्दी अभी अभिनव को लगाने के बाद भेजी जानी थी, तो आदर्श बस उसका वेट कर रहा था क्योंकि हल्दी उसी को लेके जानी थी। शेखावत परिवार यहीं पास के एक रिजॉर्ट में रुका हुआ था, तो उनकी हल्दी लाने का काम अनंत ने पूरा कर दिया। श्री आ जाओ, संभाल कर दोनों को हल्दी लगा दो, स्नेह दूर से चिल्लाई। जी बुआ, आप एक बार परंपरा दी को बुला दीजिए, उन्होंने अभी हल्दी नहीं लगाई। श्री वहीं से बोली। मैं यहाँ हूँ श्री, तुम चलो, मैं मेहमानों को एक बार अटेंड कर लेती हूँ। माँ अंदर चारू के सगुन के कंगन लेने गई है परंपरा, उसके पीछे से जाती हुई बोली। येलो कलर की प्यारी सी साड़ी पहने, सार पर लाल चुनरी डाले, चारू का रंग खिल गया था। पीहू और नीलू उसे छेड़ने पर तुली हुई थी। अरे परेशान ना करो मेरी ननद को, तेरी बारी भी आएगी नीलू की बच्ची, तब देखना। श्री वहां आते हुए आदर्श की तरफ इशारा करके नीलू से बोली, जिस पर उसने बड़ी बड़ी आंखों से श्री को घूरा। माँ कितना टाइम लगेगा? कब से आप मुझे रोके हैं? भाई को हल्दी लगा दीजिए जल्दी से, मुझे कल संगीत की तैयारी करनी है। आदर्श बच्चों की तरह मुंह बनाकर स्नेह से बोला। कौन सी ट्रेन पकड़नी है तुझे? और संगीत की तैयारी तू क्या करेगा? उसके लिए तो तू पहले से ही वेडिंग प्लानर को बुक कर चुका है, फिर क्या करना है तुझे? स्नेह भी उसी के स्टाइल में बोली। हाँ तो किस गाने पर डांस करना है या नहीं करना, वो भी तो सेट करना है, और उनकी प्रैक्टिस। एक तो मेरी हेल्प के लिए लोग कम, भाभी प्रेग्नेंट है, चारू की तो शादी ही है, दिव्यम भाई का तो सवाल ही नहीं उठता, अभिनव भाई और अनंत भाई का टेस्ट ही अच्छा नहीं है गानों का। बच्चा कौन? मैं, नीलू, पीहू और परंपरा भाभी, जिनको भी आज मामी ने दुनिया भर के प्रोग्राम दे रखे हैं। आदर्श मुंह बनाकर बोला।
कभी कभी अपनी ज़बान को भी काम पर लगा दिया कर, काम जल्दी हो जाएगा। देखा नहीं कितनी स्पीड है। नीला उसकी पीठ पर हाथ मारकर बोली। क्या मामी, आप भी? ऐसे ही हल्दी का प्रोग्राम संपन्न हुआ। कल मेहंदी और संगीत दोनों थे जिनके लिए तैयारी शुरू हो चुकी थी। इस बार प्रोग्राम रिजॉर्ट में ही रखा गया क्योंकि सिंघानिया परिवार, शेखावत परिवार और राणावत परिवार तीनों पक्ष शामिल थे, इसलिए कल का सारा तैयारी अभी से हो रही थी। एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। दोनों परिवारों की तरफ से मेहंदी और संगीत के बाद बहुत ही हर्षोल्लास के साथ दोनों जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। बड़ों के आशीर्वाद के साथ उन्होंने अपने नए जीवन में प्रवेश किया। सुनिए, औधे मुंह सोते हुए दिव्यम को, जो इन दिनों शादी और काम के चक्कर में थक कर सो गया था, उसे श्री ने बुलाया। पहले तो उसने करवट बदल ली, तब श्री ने उसे झंझोड़ते हुए उठाया। सुनिए ना, उठिए। दिव्यम ने उठकर उसकी तरफ अपनी नींद से भरी आंखों से देखकर पूछा, क्या हुआ? कोई दिक्कत? कहीं दर्द हो रहा है क्या? मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। नहीं ना, चलिए ना, कहीं घूम कर आते हैं, मुझे नींद ही नहीं आ रही। दिव्यम ने अपने आंखों को अच्छे से खोलते हुए पहले घड़ी की तरफ, फिर उसको देखकर कहा, श्री, रात के 2 बजे हम कहाँ जाएंगे? आओ यहाँ लेटो, मैं सुला देता हूँ तुम्हें। और फिर से लेटने लगा। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, घूमने न से ही बैठ के बातें करते हैं, श्री उसके कंधे से लटक कर बोली। अच्छा, क्या बातें करेंगे ये बताओ। दिव्यम बैठे बैठे आंखें खोल के बोला। कुछ भी। और पलट कर देखा तो दिव्यम बेड की टेक लगाकर बैठे बैठे ही सो रहा था। आप सो रहे हैं? नहीं तो, वो जबरदस्ती आंखें खोल कर बोला। मुझे भूख लगी है, श्री उसकी तरफ देख मासूमियत से बोली। दिव्यम ने उसकी बातें सुन उसको 2 मिनट देखा, फिर बोला, इतनी रात को क्या खाओगे तुम? कुछ भी। आप ऐसा कीजिए, आलू का पराठा दही के साथ, या फिर आलू की टिक्की बना दीजिए। श्री की ये फरमाइश सुन दिव्यम तो शौक में ही चला गया। फिर बहुत प्यार से बोला, पर मुझे तो ये सब बनाना ही नहीं आता। अच्छा तो कोई बात नहीं, आप साथ में खड़े रहिएगा, मैं खुद बना लूँगी। नहीं, तुम ज़्यादा देर खड़ी नहीं रहोगी, मैं बना दूंगा, तुम बस बता देना, दिव्यम उसको वार्न करके बोला। किचन में खड़ा दिव्यम कब से वहीं पास में बैठी श्री के इंस्ट्रक्शन पर आलू के पराठे बनाने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था। आखिरकार 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद कार्य पूर्ण हुआ। तब तक पूरे किचन का सत्यानाश हो चुका था। पता नहीं किस देश के नक्शे जैसा बना वो आलू का पराठा। श्री ने खाया तो उसमें नमक था ही नहीं, पर अपने नौसिखिया पतिदेव की मेहनत को मद्देनजर रखते हुए वो उसे ऐसे ही खा गई। आजकल श्री को हर समय दिव्यम अपने आसपास ही चाहिए होता था। कभी वो अगर काम की वजह से थोड़ा सा भी लेट होता तो श्री चिड़चिड़ी सी होने लगती थी। दिव्यम अपनी पूरी कोशिश करता उसको पूरा टाइम देने की। अक्सर वो ऑफिस से दिन में 1 बार घर का चक्कर लगा ही देता। श्री आजकल खुद के ऑफिस भी नहीं जा पा रही थी। दिन भर ऑफिस का काम, फिर घर में भी दिव्यम ज़्यादातर अपने हर काम श्री जैसे करती थी वैसे करने की कोशिश करता, क्योंकि अगर सही नहीं होता तो श्री वो काम खुद से करने लगती थी और दिव्यम ये नहीं चाहता था। उसके बाद रात में अक्सर वो बेसुध होकर सो जाता। श्री को तो नींद आती नहीं, तो कभी वो रात में उसे उठाती और कभी थक कर उसे बेसुध होकर सोते देख उस पर ढेर सारा प्यार आने पर उसे देखती रहती। सही कहा है किसी ने, माँ अपने बच्चे को पेट में पालती है तो बाप उसे दिमाग में। थकता तो वो भी है उसके भविष्य के लिए, अपने बच्चे के लिए, खुद से ज़्यादा प्यारी अपनी बीवी के लिए। अब अक्सर श्री ने नींद ना आने पर दिव्यम को परेशान ना करके खुद को बिजी करने के लिए काम ढूंढ लिया था। वो अक्सर वो काम दोबारा करती जो दिव्यम अब उल्टे सीधे खुद करने लगा था। और सुबह का एक टॉपिक भी उसे मिल गया था जब दिव्यम झल्लाते हुए उससे लड़ता कि वो रात में ये काम क्यों करती है, उसे सगा लिया करे। अगर कोई दिक्कत हो गई तो कभी श्री को अपने पति का ये रूप देख भर भर कर उस पर प्यार आता। श्री भाभी, मॉल चले? एक दिन पीहू उसके पास आई। नहीं, उसके बोलने से पहले ही दिव्यम बोला, प्लीज़ भाई जाने दीजिए ना, चारू भी नहीं है और आदर्श भाई वो भी नहीं आ पा रहे हैं। अभिनव भाई और आशना भाभी तो अपने हनीमून पर गए, वरना भाभी को साथ ले जाती। मैं रखूंगी ना भाभी का ध्यान, अगर ना विश्वास हो तो आप साथ में चलिए ना। हाँ चलिए ना, मैं भी घर में रह रह कर बोर हो जाती हूँ, घूम के आऊँगी। काफ़ी मिन्नतों के बाद आखिर दिव्यम मान ही गया।
ठीक है, मैं परंपरा भाभी को भी ले आती हूँ। मॉल में शॉपिंग करते हुए श्री की नज़र दिव्यम पर गई, जो वहीं काउंटर के पास टिक कर मोबाइल चला रहा था। डार्क ऑरेंज टी शर्ट, उस पर ब्लैक पैंट, हाथ में मोबाइल, कलाई पर खड़ी, इस टाइम खुद में उलझा हुआ वो बहुत कातिल लग रहा था। वहाँ काउंटर पर खड़ी सेल्स गर्ल को तो जाने ही दो, मॉल में मौजूद ज़्यादातर लड़कियाँ उसे ताड़ने में जुटी थी। श्री ने नीचे झुककर खुद पर नज़र डाली। ढीला ढाला मैक्सी गाउन, ऊपर से ब्लैक स्टोल, नीचे कंफर्टेबल स्लीपर्स। प्रेगनेंसी की वजह से उसका वज़न भी बढ़ गया। अचानक ही उसका मूड खराब हो गया। मन में अजीब से ख्याल आने लगे। उसके बाद शॉपिंग करने में उसका मन नहीं लगा। पूरे रास्ते परंपरा और पीहू उसका मूड ठीक करते रहे, पर श्री रह रहकर दिव्यम को ही देखती और वो सब याद करती रही। सुनिए, मैं मोटी हो गई हूँ क्या और अच्छी नहीं दिखती अब? कमरे में आकर उसने सबसे पहले दिव्यम से ये सवाल किया। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है श्री, अब थोड़ा तो वज़न बढ़ता ही है प्रेगनेंसी में। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं मोटी हूँ? श्री इस बार आंखों में नमी लाकर बोली। दिव्यम ने उसकी तरफ देखा और आंखें भरी हुई देख वो तुरंत उसके पास आया। नहीं श्री, मेरा वो मतलब नहीं था बच्चा, अब बस तुम ज़्यादा क्यूट हो गई हो, गोलू मोलू सी। अब तो तुम मुझे पहले से ज़्यादा अच्छी लगती हो। दिव्यम ने उसे गले लगाकर कहा। मतलब पहले कम अच्छी लगती थी? श्री, क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो? आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। कल श्री और दिव्यम के साथ अंतिम सफ़र पर मिलने ज़रूर आइएगा। ये छोटी सी प्यारी सी पूरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।